अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पूछा किसी ने नहीं है बट मैं फिर भी खुद ही बता देती हूँ कि मैं ठीक हूँ। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का। ये लेक्चर है, दिस लेक्चर इज अबाउट रिसर्च। ठीक है, वैसे तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सारी ही रिसर्च के बारे में, राइट? तो बट इसके अंदर हम स्पेसिफिकली जो हमारे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं ना, जैसे नॉट ओनली आर्टिकल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल बेसिकली होता है जब आप रिसर्च कर लेते हैं ना, जैसे आपने थीसिस का वर्ड सुना होगा स्टूडेंट्स ने कि आप रिसर्च करते हैं एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ थीसिस। ठीक है, थीसिस एक लंबी फॉर्म होती है। तो आर्टिकल क्या होता है? उस थीसिस की एक शॉर्ट फॉर्म होती है टू प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड। अपनी रिसर्च की एक प्रेजेंटेशन होती है। जैसे प्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे आपका ये लेक्चर है, या रैंडम प्रेजेंटेशंस आपने देखी होंगी या बनाई होंगी, तो वो प्रेजेंटेशन होती है। बुक का एक चैप्टर होता है, उसकी प्रेजेंटेशन होगी, किसी दो तीन टॉपिक्स की प्रेजेंटेशन होगी। शॉर्ट फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उसमें सारा कुछ टू द पॉइंट चीजें बताई होती है। इसी तरह आपका जो रिसर्च होता है, सम हाउ उसकी प्रेजेंटेशन होती है एक आर्टिकल। ठीक है, एक रिसर्च आर्टिकल। तो रिसर्च होती क्या है? कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर ढूँढने का जो सारा प्रोसीजर है, द क्वेस्ट टू फाइंड द आंसर्स, कि दुनिया कैसे चलती है और कौन सी दुनिया। हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की, और कौन सी हेल्थ केयर की? हेल्थ केयर तो बहुत बड़ी है। हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं फिजियोथेरेपी की। ठीक है, लेकिन जो रिसर्च है दैट इज नॉट ओनली फोकस्ड ऑन द फिजियोथेरेपी। उसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी माइक्रो डिसिप्लिन्स हैं। तो रिसर्च समहाउ चीज़ों की सेम ही होती है। तो रिसर्च की मेन दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा में भी आपने पढ़ा होगा, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? ऐसी रिसर्च जिसके अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स। हम फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिसर्च है कि व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ सर्टेन डिजीज, वो उसका रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट होता है, जो कंक्लूजन है, वो किस फॉर्म में देते हैं आप बताते हैं कि इतने परसेंट प्रेवलेंस है, ये नंबर्स में आता है ना इसका रिजल्ट। तो उसका जो क्वेश्चन है, जो आपने क्वेश्चन बनाया था, व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ अ सर्टेन डिजीज इन सर्टेन एज ऑफ ग्रुप पीपल या व्हाटएवर, तो उसका आंसर क्या निकलेगा? परसेंटेज की फॉर्म में। तो इस टाइप ऑफ रिसर्च को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। हमने क्वेश्चन, क्लिनिकल क्वेश्चन की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, राइट? चार मेन टाइप्स थी: डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, एक्सपीरियंस एंड इंटरवेंशनल स्टडीज। तो ये डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, एक्सपीरियंस, इसमें से जो ज्यादा जो है रिसर्च है, वो एक्यूरेसी और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह है ना, उसके अंदर फॉलो करती है कि कोई एक सर्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट कितने परसेंट इफेक्टिव है इन फाइंडिंग आउट और इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। ठीक है, तो उसका जो दैट इज द टाइप ऑफ रिसर्च जिसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में कंसिडर करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है कि टेक्निक्स हैं: सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑब्जर्वेबल फिनोमेना वाज वाया स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। मतलब कि अगर मैथमेटिकल या डिजिट्स के फॉर्म में रिजल्ट्स हम ढूंढ रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव है। कोई भी डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। और वो कैसे कलेक्ट किया जाता है? क्वेश्चनेयर्स के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, पोल्स होते हैं जो होते हैं उसके थ्रू। सिंपल एग्जांपल मैं एक और आपको नॉन हेल्थ केयर एग्जांपल क्वांटिटेटिव रिसर्च की देती हूँ, कि आप जब यूट्यूब यूज करते हैं, रैंडम एड्स आते हैं। ठीक है, तो वो एड्स जो होते हैं वो बेसिकली वो क्वेश्चनर टाइप्स होते हैं या पोल्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे पोल्स होते हैं। तो उसके जो भी वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उनका जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो क्वांटिटेटिव डेटा के फॉर्म में होता है। हेल्थ केयर के एग्जांपल मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देती हूँ कि प्रेवलेंस ऑफ लंबोपेल्विक पेन इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। यू जस्ट गो टू गूगल स्कॉलर और ये लिखें, और जो आर्टिकल आपको पीडीएफ के फॉर्म में आएगा वो मेरा अपना ही है, पब्लिश्ड आर्टिकल है। तो वो उसमें हमने प्रेवलेंस बताई है मैंने एंड पे। तो वो जो प्रेवलेंस है, that is a quantitative data, और this research is a quantitative research. It was a survey, gynecological physiotherapy के अंदर किया था हमने ये, और थर्ड ट्राइमेस्टर में किया था सिर्फ। तो इसका जो एंड रिजल्ट है वो देखिएगा कितनी प्रेवलेंस है लंबोपेल्विक पेन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ रिसर्च है, दिस इज क्वालिटेटिव रिसर्च। एनीथिंग अदर देन नंबर्स इज क्वालिटेटिव। ठीक है, it include concepts and methods from multiple established academic fields.
फिजियोथेरेपी की एग्जांपल बात करें तो इफेक्टिवनेस ऑफ आइसोमेट्रिक्स ऑन फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। इसमें नंबर्स नहीं बताते, हमें बताते हैं कि इफेक्टिवनेस है या नहीं है। नंबर्स के फॉर्म में भी होता है बट मेन रिजल्ट क्वालिटेटिव के फॉर्म में होता है। नॉन फिजियो की बात करें तो कंपैरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ विटामिन ए थेरेपी ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। दो मेन रिसर्चेस देख ली। अब जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ना रिसर्चेस के, उनको हम देखते हैं आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले क्लिनिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। या तो क्लिनिकल क्वेश्चन होता है या फिर पर्पस स्टेटमेंट होती है। अब मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं आपको दिखाती हूँ साथ, ठीक है। कैन यू सी? तो ये आर्टिकल है, ठीक है। अब रैंडम आर्टिकल मैंने यूट्यूब कह रही हूँ, क्या होती है, गूगल स्कॉलर से उठाया, ठीक है। तो ये देखें, अब ये है इसका टॉपिक, रियल टाइम सोनो इलास्टोग्राफी ऑफ लेटरल एपिकोंडाइलिटिस। बेसिकली है क्या, कंपैरिजन ऑफ फाइंडिंग्स बिटवीन पेशेंट्स एंड हेल्दी वॉलंटियर्स, ठीक है। ये है इसकी पर्पस स्टेटमेंट। पर्पस स्टेटमेंट क्या होती है, आपका टॉपिक। और पर्पस स्टेटमेंट को हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। लिखते हम पर्पस स्टेटमेंट है बट आपसे पूछा जाता है कि क्लिनिकल क्वेश्चन क्या है, तो यही हमारा क्लिनिकल क्वेश्चन है। इसी टॉपिक को, इसी लाइन को अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो फिर वो आपका क्लिनिकल क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको कन्वर्ट करें क्वेश्चन के फॉर्म में तो क्या बनाएंगे, व्हाट इज द रियल टाइम सोनो इलास्टोग्राफी ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस, दैट वुड बी द कंपैरिजन बिटवीन पेशेंट्स एंड हेल्दी वॉलंटियर्स। या फिर क्वेश्चन आप इसका बना सकते हैं, व्हाट इज द रियल टाइम सोनो इलास्टोग्राफी ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस बिटवीन पेशेंट्स एंड हेल्दी वॉलंटियर्स। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दें तो वो क्लिनिकल क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप उसको बगैर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपकी एक पर्पस स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। गोइंग बैक टू आवर लेक्चर, ये था रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो पहले आपने सारी लिखी होती है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है। फिर उसके थ्योरी या कॉन्सेप्चुअल बेसिस होते हैं, आपका समटाइम्स इंट्रोडक्शन होता है या लिटरेचर रिव्यू होता है। फिर आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक अजम्पशन है कि खुद से बनाई जाती है रिसर्च स्टार्ट करने से पहले। फॉर एग्जांपल, अगर हमने रिसर्च कर रहे हैं, जैसे अभी ये टॉपिक था हमारा, तो हमने उसमें अजम्पशन बनाई है कि लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस जो है वो पेशेंट्स में सोनोग्राफी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ये हमारी थेरी है, हाइपोथेसिस है, अजम्पशन है, जिसको हम बाद में टेस्ट करेंगे कि ये है या नहीं है। फिर आते हैं सब्जेक्ट्स यूज्ड इन द स्टडी। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो पेशेंट्स जो आपने यूज किए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आता है रिसर्च डिजाइन, कि क्या रिसर्च डिजाइन है आपका, आपकी रिसर्च मतलब कि क्या इज दिस कोई मेटा एनालिसिस है, सिस्टमैटिक रिव्यू है, क्या ये कोई ट्रायल है, क्या ये कोई सिंपल रिव्यू है, क्या ये कोई कोहोर्ट स्टडी है या कोई और टाइप ऑफ स्टडी है, वो आप मेंशन करते हैं, सारा बताते हैं। फिर क्या वेरिएबल्स होते हैं और क्या उनको मेजर करने के तरीके होते हैं, फॉर एग्जांपल आउटकम्स क्या होते हैं, और आपके जो रिजल्ट्स आ जाते हैं आप उनको कैसे एनालाइज करते हैं, किस प्रोसीजर के थ्रू, ज्यादातर एसपीएसएस के थ्रू होता है, या टेस्ट भी बताने पड़ते हैं जो स्टेटिस्टिकल आपका एंड रिजल्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतनी गाइडेंस नहीं होती। नॉर्मली इंटरनेशनली क्या रूल होता है कि एक रिसर्चर रिसर्च करता है और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो स्टेटिस्टिशियन करता है, अलग डिपार्टमेंट होता है। बट हमारे यहाँ रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते, तो ये सब कुछ भी हम खुद करते हैं, सो सीख जाते हैं हम। फिर एंड पे स्टडी रिजल्ट्स होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस होती है, रैशनल वगैरह लिखते हैं कि आपकी स्टडी ने क्या इम्प्लीकेशंस हैं या आपकी स्टडी के अंदर क्या मेन फाइंडिंग। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है। रिसर्च का भी पता है आपको, ये बेसिकली होता खुद भी एक क्वेश्चन ही होती है, तो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे तो वो रिसर्च क्वेश्चन बन जाता है। रिसर्च क्यों करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हमारे यहाँ क्या है कि कंप्लीशन ऑफ एन एकेडमिक प्रोग्राम या डिग्री क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए की जाती है। आपको पता होगा जो एमबीबीएस डॉक्टर जब इनकी प्लेसमेंट होती है तो इनके लिए मैंडेटरी होता है कि या तो ये पेरिफेरी में जाके काम कर लें या फिर ये रिसर्च कर लें, तो इक्विवेलेंट होता है इनके डिग्री कंप्लीशन के लिए। हमारे लिए क्या है, फिजियोथेरेपी के अंदर आपको थीसिस लाजमी करना पड़ता है, आपकी रिसर्च लाजमी होती है। तो क्योंकि हमारे हाउस जॉब नहीं ना होती, तो अभी तक नहीं होती, अप्रूव नहीं है। कुछ जगहों पे होती है, जैसे एआईएमसी वगैरह में होती है, बट एआईएमसी में भी पेड नहीं है। प्राइवेट्स में होती है आई गेस, बट हमारी चूंकि अभी तक फिलहाल कोई वो नहीं है, काउंसिल नहीं है, तो अप्रूव भी कुछ नहीं है।
आप वैसे यू आर जस्ट क्यूरियस अबाउट योर थिंग्स, रैंडम थिंग्स, तो आप इसलिए भी रिसर्च करते हैं या फिर अपनी नॉलेज को एडवांस करने के लिए रिसर्च करते हैं, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दिस इज द रीजन यू शुड बी डूइंग रिसर्च फॉर. अदर देन दिस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव. ठीक है, उसके बाद आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव. रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन पर्पस आपकी स्टडी का. क्या आपकी स्टडी क्या है? समटाइम्स वो क्वेश्चन की फॉर्म में होती है, समटाइम्स वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, समटाइम्स वो पर्पस स्टेटमेंट होती है. ठीक है, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ. जो हमारा आर्टिकल था उसमें ऑब्जेक्टिव कहाँ लिखा है. ठीक है, सबसे ऊपर. अच्छा, ये है सारा आर्टिकल. ठीक है, इतना बड़ा सारा सारा कुछ आप इसमें लिखते हैं. 3-4 पेजेस का होता है. थीसिस होता है, हंड्रेड्स में जाते हैं पेजेस. मेरा थीसिस पता नहीं कितने 100 पेजेस का था, अब याद नहीं है मुझे. खैर, इस आर्टिकल में आप ये देखिए, हर आर्टिकल, कोई भी आप आर्टिकल खोलेंगे ना, अपने इंटरेस्ट का टॉपिक खोले गूगल स्कॉलर के ऊपर, तो उसके अंदर आर्टिकल से पहले एक छोटी सी इस तरह की समरी होती है. इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट होता है वो आर्टिकल की भी समरी होती है. मतलब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी रिसर्च भी सारी पढ़ेंगे. अगर मैंने 6 आर्टिकल पढ़ने हैं एक टॉपिक के से रिलेटेड कुछ सोचने के लिए, तो मैं सारे, ऑल्दो आई शुड बी रीडिंग ऑल ऑफ दैट, बट अगर मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे कोई आंसर्स चाहिए, तो मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रीड करती हूँ, सो दैट आई नो कि आगे क्या अंदर जो इन्फॉर्मेशन है. तो एब्स्ट्रैक्ट में सबसे ऊपर क्या है? ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव लिखा क्या है? हम रीड करते हैं. Purpose of this study was to evaluate real-time sonoelastography in the assessment of the origins, the common extensor tendon in healthy volunteers and in patients with the symptoms of lateral epicondylitis. ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव था जिसके अंदर इन्होंने ये फाइंड करने थे. फाइंडिंग्स जो आई उसके बाद, they were compared with those observed obtained at clinical examination, ultrasonography and power Doppler ultrasonography. ये इन्होंने बताया हमें वेरिएबल्स कि वो कैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन से किया, सोनोग्राफी से दिए क्या, और डोपलर जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे चेक किया. तो ये था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव स्टडी का. बैक टू आवर स्टडी. रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो गया. रिसर्च ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल हमने देख ली थी. उसके अलावा और ऑब्जेक्टिव रैंडम टाइप के हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सीएफएस ऑन पोस्चरल अलाइनमेंट फॉर इन्फेंट्स विद, इसको कहते हैं सीएफएस, फॉर इन्फेंट्स एंड विद न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट्स. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सीएफएस contoured foam support on the infant's ability to engage with the toys. और क्या हो सकता है? हाउ डू पेरेंट्स परसीव द यूज एंड इफेक्ट ऑफ सीएफएस व्हेन यूज्ड एट द होम. ये जो पेरेंट्स परसीव करते हैं ना, दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट एक्सपीरियंस. पहले 2 क्वेश्चन एड्रेस करते हैं कि इफेक्ट क्या है इसका. ठीक है, ये भी इफेक्ट को देख रहा है, इंटरवेंशन से रिलेटेड है. लास्ट वाला एक्सपीरियंस से रिलेटेड है. ठीक है, पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड. फिर आती है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. लेट्स गो बैक. मैं आपको ना बार बार आर्टिकल वो खोल के इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको एक्चुअली समझ आए, रादर देन मैं स्लाइड रीड कर दूंगी. उसका क्या फायदा है? आप स्लाइड खुद भी रीड कर सकते हैं, आपके पास स्लाइड्स भी होंगी. अगर ये नहीं है तो यू कैन आस्क मी फॉर इट. और आपके पास आई एम श्योर होंगी आपके अपने लेक्चर्स वगैरह, ये सारा कुछ बुक्स में भी लिखा है, बट टू शो यू द रियल थिंग, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है? ये जो सारा स्टार्ट से लिखा है ना, शुरू में उसके बारे में लिखा है कि लेटरल एपिकोंडाइटिस क्या होता है, जिसको टेनिस एल्बो कहते हैं, उसका डायग्नोसिस के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किस तरह की जाती हैं, ये सारी चीज़ें उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है. नाउ, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू नॉर्मली 2 थिंग्स व्हेन यू राइट अ थीसिस. तो इंट्रोडक्शन होता है और फिर लिटरेचर रिव्यू होता है. इन दोनों में फ़र्क क्या है? इंट्रोडक्शन होता है आपकी, आप बात करते हैं अपनी इंटरवेंशन के बारे में. ठीक है, सोनोइलास्टोग्राफी के बारे में, अपनी डिजीज के बारे में, और अपने वॉलंटियर्स या अपने पेशेंट, पेशेंट डिजीज ही होती है. ठीक है, इनके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये है क्या चीज़. अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं, कैसे. फिर अगर आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के डायग्नोसिस से रिलेटेड आपकी कोई रिसर्च है, फिर आप बात करते हैं कि इसके डायग्नोस्टिक क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, और जो आपकी अपनी रिसर्च में है. अगर हमने डायग्नोस्टिक, जैसे अल्ट्रासाउंड है यहाँ पे, तो हम बात करते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड किस तरह के होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, सोनोग्राफी किस तरह करते हैं, कौन कौन सी डिजीज, ये सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है. जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो भी आएगा आपके रिसर्च, वहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी. रिसर्च लिटरेचर रिव्यू होता है, आप स- थोड़ा सा क्वांटिटेटिव डेटा देते हैं अबाउट कि अभी तक कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं, या और क्या उनके बारे में बताया जा रहा है, कितनी परसेंटेजेस के फॉर्म में. फॉर एग्जांपल अगर अल्ट्रासाउंड है तो आप बताते हैं कि होती बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ही है, बट वो थोड़ी सी लिटरेचर रिव्यू होता है. लिटरेचर क्या है? कि जो रिसर्चेस आप अपने रिसर्च को लिखने के लिए भी आप रिसर्चेस से ही लेते हैं. यू डोंट राइट एनीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ.
ठीक है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लेते हैं पब्लिश्ड आर्टिकल से ही, पब्लिश रिसर्चेस से ही। आपको कोट करना होता है सारा कुछ कि आपने ये कहाँ से आइडिया लिए। कॉपी नहीं करते, यू जस्ट रीड इट एंड यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो पिछली जो भी रिसर्चेस अभी तक हो चुकी हैं उनके अंदर जो भी रिजल्ट्स वगैरह होते हैं वो जब आप बताते हैं या उसमें जिक्र करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कितने डायग्नोसिस के लिए यूज होती है अभी तक, या कौन कौन सी डिजीज है जिसमें ज़्यादा इफेक्टिव है, या हमारी डिजीज में और कौन से डायग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं और उसके अंदर अल्ट्रासाउंड क्या है सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर रिव्यू। सो थीसिस में ये बड़ा होता है। थीसिस में यूजुअली इंट्रो होता है 4-5 पेजेस का, लिटरेचर रिव्यू होता है मैंने जो भी थीसिस लिखा है मास्टर्स का उसमें इंट्रो था 5 पेजेस का और लिटरेचर रिव्यू था 20 पेजेस का। इट वाज टू लॉन्ग। तो थोड़ी सी 2 नंबरी करके लाइन लाइन स्पेसिंग वगैरह करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लेजरिज्म 9% था। यूजुअली 19% अलाउड होता है, बट अल्लाह का शुक्र है, यू कैन डू इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है। तो गोइंग बैक टू आवर टॉपिक, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली कि ये ज़रूरी होता है टू जस्टिफाई द नीड फॉर स्टडी कि आप क्यों कर रहे हैं। लिटरेचर रिव्यू होता है, इसमें एपिडेमियोलॉजिकल डाटा सारा आप बताते हैं, अपने रेलेवेंस बताते हैं कि वो आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड क्यों हम बात कर रहे हैं, व्हाई इज योर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। लिटरेचर रिव्यू बता के आप ये बताते हैं कि जैसे अल्ट्रासाउंड अभी तक यूज हुआ है बट एंड पे आप ये कहते हैं कि हमारी स्टडी में ये अभी तक नहीं फाइंड किया गया, या हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अंदर अल्ट्रासाउंड की इतनी इफेक्टिवनेस हमें नजर नहीं आई है। तो अब हम हमारी ये ऑब्जेक्टिव है मेन, तो इसको हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है। लिटरेचर रिव्यू समरी होती है प्रायर स्टडीज की, नया फिनोमेना एक्सप्लोर करने की नीड बताते हैं कि क्यों हम ये वाली रिसर्च कर रहे हैं। प्रायर रिसर्चेस की लिमिटेशंस बताते हैं कि पुरानी रिसर्चेस में क्या क्या मसले थे, डिजाइन प्रॉब्लम्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं पुरानी रिसर्चेस में ट्रायल कोई नहीं हुआ हुआ बट दूसरे रिव्यूज हुए हुए हैं या कोहोर्ट स्टडीज हुई हुई हैं बट एक बेटर रिसर्च नहीं हुई, तो हम आज एक ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है। आप नीड को, ये जो रैशनल है ना, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इस आर्टिकल में एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो इसमें सारा लिख के ना इन्होंने ये लिखा हुआ है, द एम ऑफ दिस स्टडी was to evaluate tendon compressibility with a real-time sonoelastography. ठीक है, which has to be found to add information in the diagnostic evaluation of cancer through the assessment of tissue elasticity. ये इन्होंने नीड बताई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी है और नीड भी है। हाईलाइट कर देते, दिस इज हाउ यू हाईलाइट अ पीडीएफ। फैंसी थिंग्स, जरा पसंद नहीं है मुझे ये चीज। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं ना आर्टिकल और आपने उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप उस तरह उसको, यू डोंट एक्चुअली हैव टू प्रिंट इट और उसको हाईलाइट करें। आप इस तरह इस पर हाईलाइट कर लिया करें, देन यू कैन कम बैक टू, क्योंकि इतने आर्टिकल जब होते हैं ना आपके, एक साइनॉप्सिस में आपको ऑलमोस्ट 20 मिनिमम आपको देने पड़ते हैं, 20 to 30 आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। तो आप सिर्फ एक साइनॉप्सिस के लिए 30 आर्टिकल्स प्रिंट नहीं कर सकते, लेट अलोन थीसिस के लिए तो बहुत ज्यादा, 78 थे शायद मेरे। इतने आर्टिकल्स कौन प्रिंट करता है। वैसे तो जो आपकी रिसर्चेज होती है ना, ये आपके सही पैसे ठुकवा देती हैं। कहने को आपकी रिसर्च पे पैसे नहीं लग रहे होते बट इन चीज़ों पे पैसे लगते हैं। खैर, टॉपिक से हट जाते हैं हम 2-2 मिनट बाद। दैट्स बैड। ठीक है। लिटरेचर रिव्यू की बात समझ आ गई है। वही आप समरी बताते हैं प्रायर स्टडीज की कि अभी तक क्या नोन है, फिर आप बताते हैं कि व्हाई इज योर रिसर्च नीडेड और क्यों नया फिनोमेना एक्सप्लोर करना है हमने। प्रायर रिसर्चर्स की लिमिटेशंस बताते हैं, उनके डिजाइन प्रॉब्लम्स की चीजें बताते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मसले वो बताते हैं, फिर अपना गोल बिल्ड करते हैं। आपका जो गोल होता है, सॉरी, जो आपका गोल होता है वो लॉजिकल केस बिल्ड करना होता है अपने करंट प्रोजेक्ट के लिए। सिलेक्शन ऑफ द प्रीवियस वर्क एज पार्ट ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर द स्टडी। लेसर एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो सिर्फ रिलाई करते हैं पुरानी चीज़ों के ऊपर। ठीक है। और जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं दे कैन एनालाइज के एक लिटरेचर रिव्यू को पढ़ के उसको सही से बता सकते हैं। हमारे आपके जैसे जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा उसको पढ़ के उसको रिव्यू करके ऐसे सीखते हैं ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेसर एक्सपीरियंस कहलाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छी बात है। ऐसा अभी हम सीख रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, जितने बड़े हो जाए हम रहेंगे स्टूडेंट ही। ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन विद नो प्रायर। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम राइज करती है लिटरेचर रिव्यू के टाइम पे या इंट्रो के टाइम पे। इंट्रो में तो नहीं, इंट्रो में तो आपने जो चीजें बतानी होती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही होती है। अब चूंकि लिटरेचर रिव्यू है, दैट इज बेसिकली अ समरी ऑफ प्रीवियस रिसर्च, राइट।
अब अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है, क्योंकि हमें पागल बनाया हुआ सबने, हमें एक तरफ कहते हैं कि प्रीवियस रिसर्च, एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि जनाब कोई इनोवेटिव टॉपिक लाए हैं, कोई नया टॉपिक लेकर आए, क्या पुरानी रिसर्चेस करी जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप कोई टॉपिक लेके जाते हैं ना अपने सुपरवाइजर के पास, आपको सबसे पहली चीज यही सुनने को मिलती है कि क्या उसी पे काम करी जाना है, कुछ नया लाओ नया। जब नया ले आओ तो उससे रिलेटेड रिसर्च कोई नहीं होती, फिर उसको प्रूव कैसे करें, फिर कहते हैं पुराने रिसर्चेस लेके आओ, पेरेंट आर्टिकल लेकर आओ। तो ये इस तरह बड़े पागल बनाते हैं। सो उसमें क्या होता है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो आप दूसरी फील्ड से अपना डाटा ले सकते हैं। मतलब अगर आपने थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड पे बात कर रहे हैं, तो थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करें, बट हो सकता है आपकी लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के ऊपर रिसर्च ना हो, बट उसकी रिसर्च थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड की किसी और डिजीज पे हो, आप उसके उससे रिलेटेड अपने रिसर्च को कोट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अंदर आप ऐसे बता सकते हैं कि लेट्स से थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड इज अवेलेबल फॉर नी जॉइंट और फॉर एंकल जॉइंट, और उसकी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मसले हैं, बट सिंस इट इज नॉट अवेलेबल या हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है फॉर दी लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, हमारा केस ज्यादा बेहतर बिल्ड होता है फॉर डूइंग इट ऑन एल्बो जॉइंट। तो आपका एक रैशनली बड़ा अच्छा बिल्ड होता है। ठीक है। तो और उसके अलावा अगर थेरेप्यूटिक ही नहीं है तो आप अल्ट्रासाउंड के बारे में बता सकते हैं। दूसरी स्टडीज आप दूसरे जो होते हैं मेडिसिन से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह, वहां से उनके जो आर्टिकल्स होते हैं आप उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। साइटेशंस ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, साइटेशंस आपको लाजमी करनी पड़ती हैं। साइटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया था, अगर मैं उसी टॉपिक पे अपना लिख रही हूँ आर्टिकल, तो और मैंने इस आर्टिकल में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके वो मतलब कि वो की है, मैंने अपने आर्टिकल में कोट की है, या मैंने अपने आर्टिकल में इंफॉर्मेशन ली है, चाहे वो मैंने अपने वर्ड्स में लिखी है, चाहे मैंने उसके अंदर इधर उधर और आर्टिकल में से भी इंफॉर्मेशन मिला के तीन चार सेंटेंसेस बना के लिखे हैं, बट फिर मुझे बताना पड़ेगा कि ये आर्टिकल जो है मैंने ये यहाँ से लिया। वो नंबर साइटेशन जो होती हैं उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वैंकूवर वगैरह वो सारा वो मैं आपको करना सिखा दूंगी इसके एंड पे इंशाल्लाह। वो होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, एंड नोट सॉफ्टवेयर का नाम है, सुना होगा आप लोगों ने नाम। एंड नोट को थोड़ा सा ऑपरेट करना मुश्किल है, बट वंस यू नो हाउ टू डू इट, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती। तो मैं आपको सिखा दूंगी इंशाल्लाह कि साइटेशन कैसे की जाती है, और यूजुअली वैंकूवर होता है हर जगह, और उसके अंदर कैसे करते हैं, या एपीए स्टाइल में कैसे करते हैं, या कोई और हो तो कैसे करते हैं। ठीक है। और साइटेशंस आप फेडरल एजेंसीज के जो पब्लिश्ड डाटा होता है उससे कर सकते हैं, स्टेट एजेंसीज के, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के, या एकेडमिक सेंटर से आप ले सकते हैं, या फिर आपकी रिसर्चेस है। ठीक है। फिर थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल बेसिस है, आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं इंट्रोडक्शन में, लिटरेचर रिव्यू में। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था एक स्टेटमेंट होती है जिसको आपने एंड पे प्रूव करना होता है। स्टेटमेंट क्या है कि हमने आर्टिकल में स्टेटमेंट बनाई है कि जो जो साइनॉप्सिस होता है ना, जब आप अपना प्रपोजल बनाते हैं रिसर्च का, तब उसमें लिखते हैं, अपनी थीसिस में नहीं लिखते, जैसे पता नहीं लिखते, अपने आर्टिकल में नहीं लिखते हाइपोथेसिस। ठीक है। आर्टिकल में सिर्फ आप रिसर्च करने के बाद की चीजें लिखते हैं कि हमने ये हाइपोथेसिस प्रूव किया है। तो बेसिकली दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल और ऑल्टरनेट। नल होता है, ये मेन हाइपोथेसिस होता है हमेशा। नल हाइपोथेसिस होता है जब आप ये बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर मेरे जो आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि जी लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के ऊपर जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है उससे यू कैन डायग्नोस्टिक जो है वो उसकी बड़ी अच्छी है। ठीक है। या मैं कह सकती हूँ उसका थेरेप्यूटिक वैल्यूज बड़ी अच्छी हैं, उससे फर्क पड़ता है, कि मेरी हाइपोथेसिस है, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस होता है, मैं ये कहूंगी कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के ऊपर डॉपलर अल्ट्रासाउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है मेरा नल हाइपोथेसिस। और बेसिकली जो नल हाइपोथेसिस होता है सिर्फ ये मेन होता है, ऑल्टरनेट होता है जस्ट टू राइट इट, बट मेन ये चीज होती है और हम इसी को प्रूव करते हैं, या हम इसको कहते हैं कि ये गलत है। अगर तो दोनों के दरमियान में रिलेशन निकला है तो हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस गलत है। अगर हम वाकई ये निकलता है कि थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड का, डॉपलर अल्ट्रासाउंड का अल्ट्रेटल एपिकॉन्डिलाइटिस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि हमारा नल हाइपोथेसिस का मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस हैज प्रूवन टू बी ट्रू। ठीक है। नो डिफरेंस नो रिलेशनशिप का हाइपोथेसिस होता है बिटवीन ग्रुप एंड वेरिएबल्स, तो इसी को स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, नो डिफरेंस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है अगर कोई रिलेशनशिप उनके दरमियान में हो, वेरिएबल्स के दरमियान में। समरी,
रिसर्च की समरी क्या होती है? A quest for answers about a question, a purpose statement, data about the impact, वही सारी उसकी जो लिटरेचर रिसर्च की समरी एक आर्टिकल की फॉर्म में होती है, ठीक है। और रिसर्चर्स जो है वो मेनली फोकस करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है या नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है या अल्टरनेट या उसी को रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। बेसिकली मेन नल हाइपोथेसिस की होती है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। अ, जो लेक्चर की चीजें थी वो मैंने खत्म कर दी हैं, बट मैं आपको आर्टिकल में से कुछ और चीजें बताती हूँ जो लेक्चर में नहीं थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से नीचे आते हैं, बल्कि पहले ये देखते हैं ऑब्जेक्टिव था ना। फिर सब्जेक्ट्स एंड मेथड्स है। Subjects can 38 elbows of 32 consecutively registered patients with the symptoms of lateral epicondylitis and 44 asymptomatic elbows of 28 healthy volunteers were assessed with the ultrasound and real-time sonoelastography. ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स क्या थे? ऐसे लोग थे, एक इंसान के दोनों एल्बोज को कंसिडर किए हैं तो वो टू एल्बोज होंगी। अगर एक इंसान की एक एल्बो को कंसिडर किया है जिसके अंदर लेटरल एपिकोंडाइटिस था, तो उसका मतलब वो वन एल्बो है। तो यहाँ पे हमने 38 एल्बोज कंसिडर किए हैं ऑफ 32 कंसेक्टिवली। 32 थे उनके 38 एल्बोज, का मतलब तीन चार ऐसे होंगे जिनकी दो दो एल्बोज को हमने कंसिडर किया, ठीक है। तो 32 पेशेंट्स वो थे जिनको लिटरल एपिकोंडाइटिस था, और 44 पेशेंट्स 28 पेशेंट्स ऐसे थे जो कि हेल्दी थे, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब इन सब्जेक्ट्स की डिटेल, ये तो था ना एब्स्ट्रैक्ट था, इसमें छोटी सी चीज लिखी है। ये सब्जेक्ट्स एंड मेथड्स का है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, मैं इसको बड़ा करूं? देखो, सब्जेक्ट्स एंड मेथड्स में यहाँ देखते हैं। उन्होंने कहा कि ये रिव्यू था, बोर्ड जो है आईआरबी से अप्रूव था, ये बड़ा जरूरी चीज होती है और बहुत इंटरनेशनल फॉरम है हमारा, मैं इस पे कह नहीं सकती, बट बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। पहली दफ़ा में हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना वो आपको वापस बेसिक पे भेजते हैं आपका टॉपिक रिव्यू करने के लिए। सो दुआएं करनी पड़ती हैं स्टेज पे गई, ये आला पार लगा दे बस। तो कंसेंट भी ले लिया था, उन्होंने कहा है कि कंसेंट भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो was performed on 38 elbow of 32 consecutively enrolled patients, ठीक है। इसके अंदर 6 पेशेंट्स थे जो कि जिनके दोनों एल्बोज का किया गया, और उनके अंदर लेटरल एपिकोंडाइटिस। 32 पेशेंट्स थे जिनके अंदर लेटरल एपिकोंडाइटिस था। उन 32 में से 6 ऐसे थे जिनके दोनों एल्बोज को कंसिडर किया, तो टोटल जो एल्बोज कंसिडर हुई थी ना, वो 38 एल्बोज थी, ठीक है, जिनको लेटरल एपिकोंडाइटिस था। उसमें से 10 मर्द थे, 22 विमेन थी। मीन एज उनकी इतनी थी, ये डेमोग्राफिक डेटा है। रेंजेस 38 से 70 ईयर्स तक थी, मतलब उनकी जो एज रेंज थी वो 38 से 70 ईयर्स थी। इन एडिशन, और जो हेल्दी थे, क्योंकि हमने दो ग्रुप्स बनाए थे ना, एक ग्रुप था हमारा लिटरल एपिकोंडाइटिस का और दूसरा ग्रुप था हमारा हेल्दी पेशेंट्स का। दोनों के दरमियान हमने डॉपलर अल्ट्रासाउंड या लेटरल सोनोग्राफी करा के एंड पे अपने रिजल्ट्स बनाए थे। तो जो एसिम्प्टोमेटिक थे वो 44 एल्बोज थी। 16 सब्जेक्ट्स थे, उनके दोनों क्योंकि हेल्दी थे तो उनके दोनों एल्बोज कंसिडर कर ली, तो 44 हमारे पास एल्बोज निकल आई। 28 हेल्दी वॉलंटियर्स थे, उसमें से 11 मर्द थे, 17 औरतें थी। मीन एज उनकी ये थी, रेंज उनकी 24 से 89 थी। ये बहुत बड़ा एज ग्रुप है, यूजुअली इतना बड़ा एज ग्रुप जो है ना वो अप्रूव नहीं होता। हम अप्रूव क्या, हमारे मसले और तरह के, अंग्रेजों की रिसर्चेज और तरह की होती है, हमारे अपने ही मसले नहीं जाते। हट के कोई सुपरवाइजर कुछ कह देता है, कोई सुपरवाइजर कुछ कह देता है, खैर करना पड़ता है। तो healthy volunteers underwent a clinical examination to exclude the lateral epicondylitis, ठीक है। इसके अंदर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी बताया है कि फॉर पार्टिसिपेंट्स ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स क्या थी, हिस्ट्री ऑफ टेंडन रप्चर, अगर किसी की कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर था या किसी को कभी रप्चर हुआ था या किसी को आर्थराइटिस या हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया था, तो हमने उनको कंसिडर नहीं किया। व्हाई हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया? अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, जो एक्सक्लूजन या इंक्लूजन क्राइटेरिया में जो चीजें लिखी होती है ना कि हमने किसको शामिल किया और किसको नहीं शामिल किया, उनको जस्टिफाई करना होता है। और जस्टिफाई कैसे करते हैं, आपको रेफरेंसेस देके बताना पड़ता है कि ये चीज मैंने यहाँ से जस्टिफाई की, और समटाइम्स आपको वर्बली भी पूछा जाता है कि क्यों, ये क्यों हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया आपने इंक्लूड नहीं किया। पता उनको होगा बट दे विल आस्क यू। तो हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया यूजुअली, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है ना, जो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होते हैं ना वो डिपॉजिट होते हैं टेंडन्स के अंदर, तो लेग्जिटी आ जाती है, ठीक है।
तो उसके लिए हम उनको कंसिडर, क्योंकि अगर किसी को हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया होगा तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं आएंगे हमारे रिसर्च के ऊपर। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स जो है दे कैन बी मॉडिफाइड, हम उन चीज़ों को निकाल देते हैं। ठीक है। क्लिनिकल असेसमेंट्स हमने उनकी कैसे की थी, लोकल टेंडरनेस किया लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर, पेन एग्रीवेशन को चेक किया रिस्ट एक्सटेंशन में और रेडियल डेविएशन में, और ग्रिप जो स्ट्रेंथ थी उसको एवेलुएट किया, और विजुअल एनालॉग स्केल के ऊपर जो पेन स्केल था उसके ऊपर जो स्कोर था वो 1 to 100 था, मतलब कि ये हमारा विजुअल एनालॉग स्केल था। फिर ये इमेजिंग थी, उन्होंने बताया कि हमने डोपलर अल्ट्रासाउंड की जो इमेजिंग थी वो कैसे की, ये सारा उसका बताया हुआ है, कैसे कैसे कैलकुलेट किया, उसके रिजल्ट्स को कैसे किया। फिर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में बताया उन्होंने, कहा कि हमने एसपीएसएस यूज किया था, उसका 13 सॉफ्टवेयर था। अब तो 27 तक आ गए हैं ये रिसर्च, हालांकि इतनी नहीं नहीं है अचीव, ये 2023 की थी या 20, ऊपर देख लेते हैं इसका लिखा हुआ। ये इसके 2022 की है। उनको 29 में 2009 में मिला था, और दो देखो ये इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रही थी कि 2009 में उनको रिसीव हुआ जर्नल को, और 2020 में पब्लिश हुआ। फिर तो ठीक है, बेचारों ने पुराना वर्जन यूज किया। खैर देखो हो गया ना। मैं इतनी देर मेरा टॉपिक होता है, मैंने तो कहना था चल दफा करो, मैंने पब्लिश ही नहीं कराना, मैं ऐसे ठीक हूँ। तो मैं कह रही थी उन्होंने काफी पुराना वर्जन यूज किया, अब तो 27 तक आ गए हैं, सो हम लेटेस्ट यूज करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने स्टेटिस्टिकल में उन्होंने बताया ये मेन वाइटनी यू टेस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। आपको इस तरह के टेस्ट बताने पड़ते हैं कि हमने कैसे सिग्निफाई किया, पी वैल्यू क्या थी, बॉर्नफेरेनी क्या था। अभी मैं आपको स्टार्ट की चीजें नहीं बताती, ये आहिस्ता आहिस्ता होती है। ठीक है। मैन वाइटनी यू टेस्ट बेसिकली लगता है डाटा की जनरलाइजेशन को चेक करने के लिए, बट आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू आर जस्ट रीडिंग व्हाट रिसर्च इज। सो मैं आर्टिकल रीड करना सिखा रही थी कि अगर आपने आर्टिकल, फिर एंड पे आते हैं, देखो रिजल्ट्स आते हैं, आपने सारे रिजल्ट्स बता दिए, फिर एंड पे डिस्कशन करते हैं, अपने बच्चे भी लगाई है। रेफरेंसेस एंड पे देखो जरा, कितने 22 रेफरेंसेस हैं एक आर्टिकल के अंदर। बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था रिसर्च में, एंड नोट यूज करना, ये एसपीएसएस यूज करना मुझे बड़ा मजा आया था। आई कैन टीच यू गाइस एज वेल इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। कोई क्वेश्चन हो रिसर्च से रिलेटेड तो डू लेट मी नो। ओके, अल्लाह हाफिज।